मेरे पिताजी को हमेशा 50,000 1 लाख के बीच में हमें हर बिरादरी जाति का वोट मिलता था। तो वही जो गठजोड़ है, जो समीकरण कोई नहीं देख रहा, वो वही छुपे हुए समीकरण है जो हर बिरादरी, हर वर्ग में हमारा वोट है। ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय लोकदल, और ख़ासकर हमारे पश्चिम में तो उसका बड़ा प्रभाव रहा है। वो देखने को 22 के चुनाव में भी मिला है। यहाँ पर इस ज़िले से हमने मिलजुल कर भाजपा को हराया था। मेरा जो नाम है वो जैन जी ने ही सबसे पहले आगे भेजा था और राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर होना था। कोई ऐसे क्रिमिनल हम होते तो बार बार हमें नहीं चुना जाता। 17 में भी मेरे भाई को यहाँ के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। फिर 22 में जब वो जेल में थे, अगर वो क्रिमिनल होते तो उन्हें यहाँ से कोई नहीं जिताता। अब बीजेपी तो आज़म खान साहब पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है। हमारे पार्टी के कई विधायक ऐसे हैं जिनको चिन्हित कर करके जिन पर कार्रवाई की गई है सिर्फ पॉलिटिकल द्वेष भावना से। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट में कैराना से इकरा हसन को प्रत्याशी बनाकर एक बार फिर से सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। आज क्या कैराना का माहौल है और क्या बिना जयंत के यहाँ समाजवादी पार्टी ये सीट निकाल पाएगी, तो कैसे, वो समझेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी इकरा हसन जी है। इकरा जी, आपको सबसे पहले शुभकामनाएं, आपको प्रत्याशी बनाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल मेरा यही कि कैसा इस बार आपको लग रहा है, क्योंकि जयंत बिना इस सीट पर, किसानों की सीट पर, कैसे आपको लग रहा है जीत निश्चित होगी? देखिए, अभी कोई औपचारिक घोषणा जैन जी की तरफ से नहीं हुई है, तो जब तक नहीं होती है हमें उम्मीद है कि वो वापस आएंगे। और जो उन्होंने तालमेल यहाँ पर धरातल पर बनाया है, जो भाईचारा हम लोगों ने इकट्ठे यहाँ पर बनाया है, तो मुझे लगता है वो इतनी आसानी से बिखरेगा नहीं। और जो किसान आंदोलन अब शंभू बॉर्डर पर चल रहा है, उसका प्रभाव देश के हर किसान में महसूस किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि हम पूरी तरीके से इस लड़ाई में पीछे रहेंगे। हमें आशीर्वाद मिलेगा और जो भाईचारा है उसका लाभ मिलेगा। आप कह रहे हैं कि अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन विधायकों को भी कह दिया गया, राज्यसभा में एनडीए के समर्थन में वोट डालने के लिए अभी दिल्ली में मीटिंग हुई। और हालांकि अभी जयंत चौधरी जी ने कहा है कि दिल खुश कर दिया मोदी जी ने, अब इशारा भी कर दिया, घोषणा होनी बाकी है। लेकिन अगर वो जा रहे हैं जिस तरह से वो कह रहे हैं, उसके बाद आप लोगों का, क्योंकि समीकरण, क्योंकि यहाँ पिछले चुनाव में आप लोग चुनाव हारे थे, आपकी माताजी चुनाव हारी थी, बीजेपी चुनाव यहाँ पर जीती थी। इस बार क्योंकि जो करीब 5.5 लाख के आसपास माइनॉरिटी का वोटर है यहाँ पर, और दलितों का अभी ये समझ नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ से अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ, तो वो उस बीच में आप अपने आप को कहाँ स्टैंड देख रही है? क्योंकि आप लोग भी अपना समीकरण बना रहे हैं कि जीतेंगे कैसे, क्योंकि एक वोट से, एक समाज से नहीं जीता जा सकता। तो क्योंकि जयंत चौधरी के साथ वो वर्ग था, वो कहीं ना कहीं अब कुछ बिखराव है, उसमें आपको क्या सेंधमारी लगती है? देखिए, हम नहीं कह रहे, हमने कभी ऐसा दावा नहीं किया कि हम एक समाज के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, और ना ही जीत सकता है कोई भी हो चाहे वो। और जो 22 का चुनाव रहा है, 2022 का, उसमें हमें लगभग 25-30 हज़ार हमें नॉन मुस्लिम वोट मिला है। तो हमारा जो परिवार है वो काफ़ी वक्त से यहाँ पर राजनीति में है और काफ़ी लोगों से हमारे भी व्यक्तिगत ताल्लुक़ हैं। मेरे पिताजी को हमेशा 50,000 1 लाख के बीच में हमें हर बिरादरी जाति का वोट मिलता था। तो वही जो गठजोड़ है, जो समीकरण कोई नहीं देख रहा, वो वही छुपे हुए समीकरण है जो हर बिरादरी, हर वर्ग में हमारा वोट है, वो हमें मिलेगा। जहाँ से किसी को उम्मीद नहीं है, वहाँ से भी हमें वोट मिलेगा। तो सभी हम 2 साल से अपने गठजोड़ की कोशिश में हैं। हमें 2 साल पहले ही कह दिया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, तो हम तभी से मेहनत में लगे हुए हैं। और ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई समाज नहीं है जहां हम ना पहुंचे हों, जिनका आशीर्वाद हमें ना मिला हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वोट में भी तब्दील होगा। और रही जो किसानों की बात है, तो यहाँ पर गन्ना बेल्ट है, यहाँ पर जो अधिकतर पॉपुलेशन है वो किसान वर्ग की है। और जो लोग हैं, जो त्रस्त हैं और आज शंभू बॉर्डर पर भी बैठे हुए हैं, तो वो लोग इस लड़ाई को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। और मुझे लगता है किसान क्योंकि असंतुष्ट हैं और अभी बॉर्डर पर भी चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रही है,
तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता आसानी से भाजपा को वोट करेंगे, क्योंकि भाजपा की नीयत उनके सामने आ चुकी है। 10 साल से हम देख चुके हैं सेंटर में सरकार, और 10 साल से अब ये दूसरा टर्म हम स्टेट में भी देख रहे हैं। तो भाजपा ने अब तक एमएसपी के वादे को पूरा नहीं किया है। जो गन्ने की 14 दिन की पेमेंट है वो अब तक पूरी नहीं हुई है। लगातार हमें धरने देने पड़ते हैं, कभी लोकल लेवल पे, कभी नेशनल लेवल पे। तो ये सब बातें आसानी से दरकिनार करने वाली नहीं है, और इसके विरोध में हमें ज़रूर लाभ होगा, हमें वोट मिलेगा इंशाल्लाह। वैसे तो आप जो है लंबे समय से पब्लिक के बीच जा रही है, जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना रही है, क्योंकि जब आपने सुना होगा राष्ट्रीय लोकदल अलग हो रही है समाजवादी पार्टी से और गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से, कहीं झटका आपको लगा कि ये झटका बड़ा झटका है? जी बिल्कुल, झटका लगा। और ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है राष्ट्रीय लोकदल, और ख़ासकर हमारे पश्चिम में। तो उसका बड़ा प्रभाव रहा है, वो देखने को 22 के चुनाव में भी मिला है। यहाँ पर इस ज़िले से हमने मिलजुल कर भाजपा को हराया था। और अब भी मुझे लगता है कि क्योंकि वो तालमेल जो 13 में टूट गया था, उसकी भरपाई हुई, बहुत लंबा वक्त उसमें लगा, और आज जाकर वो जो गठबंधन है हमारा धरातल पर भाईचारा मजबूत हुआ है, तो वो इतनी आसानी से बिखरने वाला नहीं है। इसमें हमारे कई लोग, इसमें किसान यूनियन का भी बहुत अहम रोल रहा है, और हमारे जो व्यक्तिगत ताल्लुकात बन जाते हैं आपस में, क्योंकि आप रोज़ाना मिलते हैं, एक मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं, काम इकट्ठे कर रहे हैं, तो उनका भी प्रभाव रहेगा एकदम से यहाँ पर। क्योंकि भाजपा से हमारी आमने सामने की लड़ाई है, तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों का जो झुकाव है वो हमारी तरफ ही रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक ये चर्चा जब थी, जब रालोद के साथ में गठबंधन था, क्योंकि मैं सवाल रालोद से रिलेटेड इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि किसान बेल्ट है और प्रभाव रहा है। आपकी जयंत चौधरी से मुलाकात हुई थी, आपका ये भी चर्चा थी कि आप जो है अगर सिंबल, राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर भी आपको चुनाव लड़ाने की बात थी, तो आपकी तब भी मुलाकात हुई थी, तब भी आप लोगों को कुछ आश्वासन मिला था, क्योंकि उसके बाद अब कुछ परिस्थितियाँ बदली हुई दिख रही हैं? बिल्कुल जी, हमारी सारी बात तय हो चुकी थी। और मैं यहाँ तक कहूँगी कि मेरा जो नाम है वो जैन जी ने ही सबसे पहले आगे भेजा था, और राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर होना था। और अब जो भी परिस्थितियाँ बनी, ये तो दोनों नेताओं के बीच की बात है हमारे, और इसका जवाब तो वही दे पाएंगे कि क्या ऐसी परिस्थिति बनी। लेकिन जो बात थी, मैं कभी इस बात को नहीं भूल पाऊँगी कि मुझ पर जैन जी ने इतना विश्वास जताते हुए मेरा नाम आगे भेजा। ये आभार मेरे दिल में हमेशा रहेगा उनके लिए, और हम उनको अभी भी अपना आदर्श मानते हैं। हमारा उनसे पारिवारिक ताल्लुक़ भी है बहुत पुराना। मेरे पिताजी ने बहुत ज़्यादा अजीत सिंह जी के साथ उनका रहना हुआ, उन्होंने राजनीति का अपना सफ़र भी वहीं से शुरू किया था। तो ऐसा नहीं है, पुराने ताल्लुकात हैं, और उन्होंने जो मेरे लिए किया है ये मैं कभी नहीं भुला पाऊँगी। और इसी के चलते मेरा ये राजनीतिक सफ़र आगे बढ़ा है, इसमें उनका बड़ा योगदान है। और हम लोग चौधरी चरण सिंह जी की जो लेगेसी है किसानों की, जो वो मजगर की लेगेसी उन्होंने बनाई थी एक, उसको आगे लेकर, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे पश्चिम में। पश्चिम में आप बढ़ाएंगे। अब मुझे वो याद है दौर जब नाहिद हसन जब विधायक बने थे, वो जेल में थे, आपने प्रचार किया। आपके बारे में तो लोग बहुत सारा जानते हैं, लेकिन मैं आपकी ज़बान से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने लंदन से आपने पढ़ाई की, आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि लोग कुछ तो होंगे जो आपके बारे में जानना चाहते हो। जी, मेरा अचानक राजनीति में आना हुआ। इससे पहले मैं दिल्ली से मैंने पढ़ाई अपनी करी। मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली में ही हुई, हॉस्टल में। मैं फ़र्स्ट क्लास से हॉस्टल में चली गई थी, 12वीं तक मैं हॉस्टल में रही। फिर मैंने ग्रेजुएशन अपनी लेडी श्री राम कॉलेज से करी, हिस्ट्री ऑनर्स में। फिर मैंने फैकल्टी ऑफ लॉ DU से मैंने LLB करी, और उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन गई थी। वहाँ से मैंने इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में अपनी मास्टर्स किया, और उसके बाद मुझे PhD करनी थी। एकेडमिक्स में मेरी दिलचस्पी थी, और PhD से पहले मेरा घर पे आना हुआ छुट्टी में। और जब मैं आई तो यहाँ पर परिस्थिति इस तरह की बन गई कि मेरी मदर और मेरे भाई पर झूठे मुकदमे लगाए गए सरकार द्वारा, और जिसके चलते फिर मुझे घर पर रहना पड़ा। और चुनाव सर पर था, तो वो पूरे चुनाव की परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि चुनाव की बागडोर मुझे संभालनी पड़ी। राजनीति में मुझे रुचि बचपन से रही है, मेरे पिताजी सक्रिय रूप से राजनीति में रहे हैं, तो दिलचस्पी होना लाजमी था। लेकिन खुद मैं
मैं सक्रिय रूप से आऊँगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक्सीडेंटली ज़रूर हुआ है, लेकिन उसके बाद लगातार, अब ये तीसरा साल है मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ अपने। और अब मेरी जैसे जैसे मैं यहाँ पर काम करती रही, मेरी रुचि बढ़ती रही, और अब वो ऐसा माहौल हो गया है कि आज मैं आपके सामने एक प्रत्याशी के रूप में हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आशीर्वाद मिलेगा मुझे सभी का। अच्छा, ये जो परिवार के साथ आपने बताया कि आरोप लगाए गए, झूठे आरोप लगे और जेल जाना पड़ा और गुंडा एक्ट तक लगी, क्योंकि वो जो गंभीर आरोप है, गुंडा एक्ट लगना मतलब अपराधी के ऊपर लगता है जिसके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केस होते हैं, वो सब चीज़ें लगी। आज लग रहा है कि कहीं उसका आपको नुकसान आपको कहीं चुनाव में उठाना पड़ेगा, या आपको कैसे देखते हो? क्योंकि बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि आपका क्योंकि परिवार जो है क्रिमिनल परिवार हो गया। जी नहीं, ऐसा कोई कह दे तो वो बात सच तो नहीं हो जाती है। अब बीजेपी तो आज़म खान साहब पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है। हमारे पार्टी के कई विधायक ऐसे हैं जिनको चिन्हित कर करके जिन पर कार्रवाई की गई है सिर्फ पॉलिटिकल द्वेष भावना से। ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हम लोग कोई समाज से दूर नहीं है। हम धरातल पर यहाँ पर अपने कैराना में हम आज के आए हुए तो नहीं है। 40 साल से मेरा परिवार यहाँ सक्रिय राजनीति में है। सामाजिक लोग हैं हम, यहाँ पर लोगों के बीच में रहते हैं। कोई ऐसे क्रिमिनल हम होते तो बार बार हमें नहीं चुना जाता। 17 में भी मेरे भाई को यहाँ के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। फिर 22 में जब वो जेल में थे, अगर वो क्रिमिनल होते तो उन्हें यहाँ से कोई नहीं जिताता। तो या तो फिर बीजेपी ये कहना चाहती है कि सब लोग पागल हैं और सिर्फ बीजेपी सब जानती है, या फिर बीजेपी झूठी है। हमारा कहना है कि बीजेपी झूठी है, द्वेष भावना के साथ काम करती है, और विपक्ष को तोड़ने के लिए, विपक्ष के नेताओं को चुप करने के लिए उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है। किसी पर ईडी भेजती है, किसी को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का काम करती है, किसी पर झूठे मुकदमे लगाती है। उसी के तहत हमारे ऊपर ये कार्रवाई हुई है। तो हमारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कोई हमने ऐसे काम नहीं करे हुए हैं। सबके सामने है, अदालत में है। मेरे भाई आज बाहर हैं, तो इसी के फलस्वरूप बाहर हैं, क्योंकि ऐसा इन सब केसेस में कोई सच्चाई नहीं है। चलिए, ये केस जो है एक तरफ है, आप कहीं ना कहीं जनता के बीच जाएंगे या आपसे पूछे भी जाएंगे, लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आप क्षेत्र में घूम रही है, आपको क्या लगता है कि यहाँ के मुद्दे क्या होने चाहिए, और यहाँ पर सीधे तौर पर आप अगर सांसद के तौर पर चुनकर आती है तो क्या आप काम करना चाहती है? देखिए, मुद्दे यहाँ पर बहुत तरह तरह के विभाजन के मुद्दे, पलायन टाइप के मुद्दे बनाए गए, उठाए गए, लेकिन वो कोई मुद्दे हैं नहीं। और आज वो देश में भी इस तरह के विभाजन के कोई मुद्दे हमें नहीं लगता काम आएंगे, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब मुद्दे हैं, अब मुद्दे प्रोग्रेस के हैं। यहाँ पर जो राजनीतिक जो लोग रहे हैं, आज जो हमारे सांसद जी हैं, वो इतनी ताकत के सांसद हैं, वो उनके पास दोनों सरकारों की ताकत है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई इस तरह के यहाँ पर विकास कार्य नहीं करा पाए। जो पुराने विकास कार्य हुए हैं उसमें सरकार ने बाधा डालकर उन्हें बंद कर रखा है। जैसे कई स्कूल हैं हमारे जो इस तरीके से बंद पड़े हैं, जिनमें बिल्डिंग खड़ी है, ना बच्चे हैं ना टीचर्स हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम एजुकेशन के फील्ड में काम करें, और किसानों का जो हमारा मुद्दा है उसको हम सक्रिय रूप से संसद तक ले जाएं, सड़क से संसद तक उसको उठाने का काम करें, और इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पर जितने भी हमारे रोड हैं जो हर जनप्रतिनिधि का काम रहता है, तो उसको लागू करने का काम रहेगा। और महिलाओं के लिए खासकर हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम मैं करना चाहूँगी। अच्छा, जो जाति धर्म की आजकल राजनीति होती है उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये कौन किस जाति से आता है, किसी का क्या धर्म है, ये किसी जनप्रतिनिधि पर लागू नहीं होनी चाहिए बात, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक बार बन जाए तो वो सभी के लिए होते हैं। हाँ, होती ज़रूर है, लेकिन हम उससे ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं। मैं भी एक वर्ग से, एक समाज से, एक जाति से आती हूँ, लेकिन मैंने कभी सिर्फ अपने समाज की बात नहीं करी। जो आम समस्या हैं, जो आम जन की जो समस्याएं हैं, हमने हमेशा उनकी बात करी है। और फोकस जब तक हमारे धर्म पे रहेगा, हमारी जाति पे रहेगा, हम इसी तरह पिछड़े रहेंगे। जब तक हम इससे आगे उठकर नहीं आएंगे, अपने जो हमारे विकास के मुद्दे हैं, जो हमारे प्रोग्रेस के मुद्दे हैं, जब तक उन्हें हम पॉलिटिकल इशू नहीं बनाएंगे, तब तक हम इसी तरह पिछड़ते रहेंगे, और इसी तरह भाजपा जैसी पार्टियां फ़ायदा उठाकर सत्ता में बैठी रहेंगी। राष्ट्रीय लोकदल के वोट की उम्मीद अभी भी है आपको? बिल्कुल है, और हमें लगता है हमें मिलेगा भी, क्योंकि ये लड़ाई जो है धरातल पर मजबूत है अभी भी, और अभी भी हमें कहीं
खूब इनमें से हमें वोट मिलेंगे और आशीर्वाद मिलेगा। हमारे व्यक्तिगत ताल्लुकात भी सबसे बन गए हैं और लड़ाई किसानों की अभी भी जारी है, तो वो कोई दरकिनार नहीं कर पाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इकरा संजीव थी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी की कैराना से प्रत्याशी है और मुद्दे शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य तमाम वही मुद्दे हैं, उन्हीं पर जो है आगे काम करेंगी। जनता का कितना आशीर्वाद मिलता है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी काव्य कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 कैराना।